हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स स्पिरिट द सीएस। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन को। अगर आपको वीडियोस पसंद आते हैं, अगर लगता है कि रेलेवेंट है तो लाइक कर दिया करिए वीडियो को, और अगर आप चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले आपका क्वेश्चन है, द टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चरल सेक्टर ऑफ इंडिया वेयर मोर पीपल आर एम्प्लॉयड देन रिक्वायर्ड इज नोन एज। तो भारत में जो बेरोजगारी होती है, जहाँ पर आवश्यकता से अधिक लोग को रोजगार दिया जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो बोलते हैं उसको प्रच्छन्न बेरोजगारी, डिसगाइज्ड। और ये ज़्यादातर होता है एग्रीकल्चरल सेक्टर में, जहाँ पे कम लोगों की ज़रूरत होती है, उससे अधिक लोग उसमें जुड़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है आपका, द वर्क फोर्स पॉपुलेशन इंक्लूड पीपल एज्ड फ्रॉम डैश टू ईयर्स टू डैश ईयर्स। जो वर्क फोर्स होता है यानी कि लेबरर होते हैं, उनकी आबादी में कितने वर्ष के लोग जुड़े होते हैं? तो 15 से लेकर के 59, जो रिटायरमेंट होता है वो 60 साल पे हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी है, 15 टू 59। क्वेश्चन नंबर 43 है आपका, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट जनरली मीन्स। प्रच्छन्न बेरोजगारी का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब ये होता है कि जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर है वो ज़ीरो है। अब जैसे सीमांत उत्पादकता मतलब क्या है कि एक अतिरिक्त बल के प्रयोग से उत्पादकता में जो वृद्धि होती है उसको हम लोग सीमांत उत्पादकता बोलते हैं। अब प्रच्छन्न बेरोजगारी में क्या होगा? जैसे 5 लोग वो काम कर सकते थे लेकिन 7 लोग लगे हुए हैं। अगर इन 2 लोग को निकाल भी दिया जाए तो भी प्रोडक्शन पे तो कोई फ़र्क नहीं ना पड़ने वाला है। तो इन 2 लोगों के जुड़ने की वजह से ये जो हमारा सीमांत उत्पादकता है उसमें कोई चेंजेस नहीं आए हैं। तो इसलिए जब प्रच्छन्न बेरोजगारी होती है तो उस समय पे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर ज़ीरो होती है। क्वेश्चन नंबर 44 है आपका, राइज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी मीन्स। जब किसी भी वस्तु के कीमत में वृद्धि होती है तो उसका मतलब क्या होता है? तो उसका मतलब ये होता है कि जो करेंसी वैल्यू है उसकी वैल्यू कम हो गई है, फॉल इन वैल्यू ऑफ करेंसी और राइज इन डिमांड ऑफ कमोडिटी। पहला ये रीज़न है कि जो मुद्रा है उसका मूल्य गिर चुका है, और दूसरा है कि वस्तु की मांग में वृद्धि हुई है। क्वेश्चन नंबर 45 है आपका, द डैश रेट मेजर्स राइजिंग प्राइजेज इन एवरीथिंग एक्सेप्ट फूड एंड एनर्जी। डैश दर भोजन और ऊर्जा को छोड़कर हर चीज़ में बढ़ती कीमतों को मापती है। तो वो होता है आपका कोर इन्फ्लेशन। जो मूल स्फीति होती है वो 2 चीज़ों को छोड़ करके, फूड हो गया और एनर्जी हो गया, इनको छोड़ करके बाकी सब चीज़ों में जो भी वैल्यूज़ इंक्रीज हो रहे हैं उनको मेज़र करती है। क्वेश्चन नंबर 46 है आपका, इकोनॉमिक ग्रोथ इज नॉर्मली कपल्ड विद। आर्थिक वृद्धि के साथ साथ क्या होता है? तो आर्थिक वृद्धि के साथ साथ इन्फ्लेशन भी आता है, मुद्रास्फीति जिसको बोलते हैं, महंगाई। क्वेश्चन नंबर 47 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन और ऑफिस ब्रिंग आउट द होलसेल प्राइस डेटा इन इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान भारत में थोक मूल्य डेटा लेके आता है? तो वो है आपका मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ऑप्शन नंबर बी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। क्वेश्चन नंबर 48 है आपका, गिनी गुणांक संबंधित है। तो गिनी गुणांक के अंतर्गत क्या किया जाता है? इनकम इनइक्वालिटी, जो आय की असमानता है उसको मेजर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 49 है आपका, विच ऑर्गेनाइजेशन कलेक्ट डेटा फॉर द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। कौन सा संगठन असंगठित क्षेत्र के लिए डेटा एकत्रित करता है? तो वो है आपका NSSO। NSSO का मतलब होता है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 50 है आपका, विच टाइप ऑफ इन्फ्लेशन अकर्स व्हेन द इकोनॉमी हैड इन्फ्लेशन एंड रिसेशन ऑल टुगेदर। किस प्रकार की मुद्रास्फीति उस समय होती है जब मुद्रास्फीति के साथ साथ मंदी भी पूरी तरीके से लागू होती है? तो वो होता है आपका स्टैगफ्लेशन। क्वेश्चन नंबर 51 है आपका, यूजुअल प्रिंसिपल स्टेटस अनएम्प्लॉयमेंट इज मेजर्ड इन। सामान्य प्रधान स्थिति बेरोजगारी को मापा जाता है। तो ये मापा जाता है कि कितने लोग अनएम्प्लॉयड रहे एक वर्ष के अंतर्गत, किसी भी वर्ष के अंतर्गत जो बेरोजगारी की दर है उसको हम लोग इसके अंतर्गत मेजर करते हैं। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 52 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एक्यूरेटली डिस्क्राइब द कंजप्शन फंक्शन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपभोग फलन का सही वर्णन करता है? तो ये है आपका, द कंजप्शन फंक्शन इज रिलेशन बिटवीन इनकम एंड कंजप्शन। उपभोग फलन आय और उपभोग के बीच के संबंध को बताता है। जैसे प्रोडक्शन फंक्शन आपको बताता है फैक्टर और प्रोडक्शन कैसा है, वैसे ही आपका कंजप्शन फंक्शन है।
क्वेश्चन नंबर 53 है आपका, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपभोग करने की प्रवृत्ति को बताता है? तो वो है आपका, इट डिनोट्स द रेशियो ऑफ कंजप्शन टू इनकम। खपत और आय के अनुपात को बताता है आपका प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। आपका क्वेश्चन नंबर 54, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोपेंसिटी टू सेव। कौन सा कथन बचत करने की प्रवृत्ति का सही वर्णन है? तो जो प्रोपेंसिटी टू सेव होता है वो सेविंग टू इनकम, इन दोनों के बीच में रेशियो बताता है, बचत और आय के अनुपात को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 55 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट कंजप्शन फंक्शन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपभोग फलन के बारे में सत्य है? आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीटेड है, कोई बात नहीं। द कंजप्शन फंक्शन इज फंक्शनल रिलेशन बिटवीन कंजप्शन एंड नेशनल इनकम। बस ऑप्शन थोड़ा सा अलग था इसका, लेकिन क्वेश्चन आई थिंक वही जो प्रीवियस क्वेश्चन था वहाँ पर भी यही था कि जो इनकम होता है और कंजप्शन के बीच में रिलेशनशिप होता है, यहाँ पर एक वर्ड यूज़ कर दिया है कि नेशनल इनकम है। क्वेश्चन नंबर 56 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट एवरेज डिमांड इन टू सेक्टर इकोनॉमी। दो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में औसत मांग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? द एवरेज डिमांड इज टोटल ऑफ कंजप्शन एंड सेविंग। जो एवरेज डिमांड होता है वो टोटल ऑफ कंजप्शन एंड सेविंग है, ये कथन गलत है। बाकी देख लेते हैं क्या क्या सही है। द एवरेज डिमांड कर्व कमेंसेस फ्रॉम सम पॉइंट दैट इज अबव द ओरिजिन। औसत मांग वक्र किसी ऐसे बिंदु से शुरू होता है जो मूल बिंदु से थोड़ा सा ऊपर है। तो आप जब एवरेज रेवेन्यू के बारे में पढ़ते होंगे, चाहे एवरेज कॉस्ट हो गया, तो जब एवरेज हम लोग निकालते हैं तो वो थोड़ा सा पॉइंट से ऊपर ही रहता है। द एवरेज डिमांड इज टोटल ऑफ कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट। औसत मांग कुल खपत और निवेश है, इन दोनों का जोड़ होता है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। और उसके साथ साथ है कि एवरेज डिमांड कर्व होता है वो पॉजिटिव स्लोप होता है। ये ऑप्शन नंबर तीनों सही है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 57 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट कंजप्शन कर्व इज करेक्ट। खपत वक्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये है आपका, जो ब्रेक इवन पॉइंट होता है उसको ये कंजप्शन कर्व 45 डिग्री एंगल पर कट करती है। तो ऑप्शन नंबर सी है आपका, द कंजप्शन कर्व इंटरसेक्ट द 45 डिग्री लाइन एट ब्रेक इवन पॉइंट। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 58 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज एक्यूरेट अबाउट एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपभोग करने के औसत प्रवृत्ति के बारे में सही है? तो जो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होती है वो कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकती है। उपभोग करने की औसत प्रवृत्ति, जैसे औसत कब कैसे निकालते हैं? जो टोटल कंज्यूम किए हुए हैं, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे सी मतलब कॉस्ट मत समझिएगा, टोटल कंज्यूम किया हुआ है, कितने यूनिट यूज़ किए हैं। तो जो टोटल होता है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, चाहे कभी भी ज़ीरो नहीं होता है। जब हम लोग स्टार्ट करते हैं एकदम एक भी यूनिट नहीं लिया हुआ है तो उसका निकालने का कुछ मतलब नहीं है। लेकिन जब एक पॉइंट से थोड़ा ऊपर उठते हैं तो टोटल और क्वांटिटी इन दोनों का डिवाइड करके ही एवरेज आता है। तो जो कंज्यूम करने का एवरेज प्रोपेंसिटी होता है वो कभी भी शून्य नहीं हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 59 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन द एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव एपीएस और एपीसी। इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप को बताता है। तो ये देखिए ऑप्शन नंबर डी है आपका, एपीएस राइजेज बट एपीसी फॉल इन केस ऑफ एन इंक्रीज इन नेशनल इनकम। एपीएस बढ़ता है यानी कि सेव करने की जो प्रोपेंसिटी है वो बढ़ती है, लेकिन राष्ट्रीय आय में वृद्धि के मामले में एपीसी गिर जाता है। तो जो कंज्यूम करने की प्रोपेंसिटी है वो डाउन होती है और सेव करने की प्रोपेंसिटी इंक्रीज होती है। तो जाहिर सी बात है जब सेव ज़्यादा करेंगे तो कंज्यूम कम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 60 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन प्लान्ड सेविंग एंड प्लान्ड इन्वेस्टमेंट। नियोजित बचत और नियोजित निवेश के बीच में अंतर के बीच संबंध के बारे में कौन सा कथन सही है? तो when planned investment is more than planned saving, the national income may increase। जब नियोजित निवेश नियोजित बचत से अधिक होता है तो राष्ट्रीय आय बढ़ती है। ऑप्शन नंबर ए। 61 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू इन केस ऑफ अंडर एम्प्लॉयड इक्विलिब्रियम। अल्प रोजगार संतुलन के मामले में कौन सा कथन असत्य है या फिर सत्य नहीं है?
तो जो रिसोर्सेज होते हैं वो फुली यूटिलाइज्ड होते हैं, ये कथन असत्य है क्योंकि अंडर एम्प्लॉयड है। जब अंडर यूटिलाइज्ड होगा वो, जब अंडर एम्प्लॉयड है तो संसाधनों का कुशल प्रयोग नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 62 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट एक्सेस डिमांड। अतिरिक्त मांग के बारे में कौन सा कथन सही है। तो अगर एक्सेस डिमांड होता है तो एम्प्लॉयमेंट पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन दूसरी तरफ जो प्राइस लेवल होता है वो धीरे धीरे बढ़ते जाता है। जैसे अगर ज़्यादा डिमांड रहेगी तो उससे रोजगार पर बहुत अधिक प्रभाव नहीं पड़ रहा है, लेकिन डायरेक्टली इफेक्ट किस पे पड़ता है कि जो मूल्य स्तर होता है उसमें वृद्धि होने लगती है। क्वेश्चन नंबर 63 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप कैन बी टेकन टू इंक्रीज द एग्रीगेट डिमांड। कुल मांग को बढ़ाने के लिए कौन सा कदम उठाया जा सकता है। तो इंक्रीजिंग द बैंक रेट, जब बैंक रेट को बढ़ा देंगे तो उधार महंगा मिलेगा, और जब महंगा मिलेगा तो जाहिर सी बात है डिमांड तो कोई करेगा नहीं उस टाइम पे। इंक्रीजिंग CRR, ये सब कुछ ये डिक्रीज होना चाहिए, क्योंकि जब डिक्रीज होगा तो लोग बैंक से जाएंगे उधार मांगने, और जब उधार लेंगे तो पैसा घर में नहीं रखेंगे, उससे कुछ ना कुछ मांग करेंगे। यहाँ पे मांग को बढ़ाना था, लेकिन बैंक रेट में वृद्धि है लिखा हुआ, डिक्रीज होना चाहिए था, ये नहीं होगा। CRR हो गया। सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI के द्वारा जितने भी सरकारी प्रतिभूतियां उनकी बिक्री करना। अगर बिक्री करेंगे तो जितने भी पैसे बैंक के पास हैं चाहे पब्लिक के पास है वो पैसा RBI के पास चला जाएगा। जब लोगों के पास पैसा नहीं रहेगा तो वो लोग डिमांड करेंगे नहीं, तो नन ऑफ द एबव होगा। इसी का अगर रिवर्स दिया रहता तो ऑल ऑफ द एबव रहता, जैसे डिक्रीज करना बैंक रेट को, CRR को डिक्रीज करना, और सेलिंग की जगह बाई रहता। और बाई जब करेंगे तो RBI के पास से पैसा किसके पास चला जाएगा, बैंक के पास चला जाएगा और पब्लिक के पास चला जाएगा, और जब पब्लिक के पास पैसा आएगा तो वो जाहिर सी बात है डिमांड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 64 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ कंट्री। किसी देश की मौद्रिक नीति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसका जो मेन एम होता है वो प्राइस स्टेबिलिटी इन इकोनॉमी होता है। इस नीति का मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था की मूल्य स्थिरता को सुनिश्चित करना होता है। और वहीं पर फिस्कल पॉलिसी रहता है तो वो टैक्सेशन हो गया, चाहे लिक्विडिटी हो गया, इन सब से रिलेटेड होता है। क्वेश्चन नंबर 65 है आपका, व्हाट मेजर्स कैन बी यूज टू करेक्ट द इन्फ्लेशनरी गैप। इन्फ्लेशनरी गैप को कम करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी में कौन कौन से उपायों को इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये है रिड्यूसिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट, ऋण की उपलब्धता को कम करना। जब ऋण की उपलब्धता कम हो जाएगी तो जो इन्फ्लेशन हुआ है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 66 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्यूरेट डेफिनेशन ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन। निम्नलिखित में से कौन स्वनियोजित व्यक्ति की सटीक परिभाषा है। तो अ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन ओन्स एज वेल एज ऑपरेट अ बिजनेस। एक स्वनियोजित व्यक्ति एक व्यवसाय का मालिक होने के साथ साथ उसका संचालन भी करता है। क्वेश्चन नंबर 67 आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर कैन हेल्प टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट इन कंट्री विद इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। निम्नलिखित में से कौन सा उपाय किसी भी देश में बेरोजगारी को बहुत कम समय में कम करने में मदद करता है। तो इंक्रीजिंग द इन्वेस्टमेंट इन बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। अगर इंक्रीज कर देंगे इन्वेस्टमेंट को तो लोगों की ज़रूरत पड़ेगी और इससे बेरोजगारी कम समय में ख़त्म हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 68 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर फॉर्म ऑफ लाइवलीहुड फॉर इंडियंस as it accounts for greater than 50% of the total workforce। भारत में लोगों की आजीविका के लिए प्रमुख तरीका क्या है, या फिर यूँ कह सकते हैं कि कैसे वो लोग अपनी आजीविका चलाते हैं। तो जितने भी लोग हैं ज़्यादातर ऐसे लोग हैं जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, जैसे रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयमेंट बहुत कम है। कैजुअल वर्कर जो हैं पहले बहुत ज़्यादा था लेकिन अब धीरे धीरे कम हो रहा है। अब लोग सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब होता है कि स्वरोजगार की तरफ जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 69 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्कर इज अ रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉय। निम्नलिखित में से कौन सा कर्मचारी नियमित वेतनभोगी कर्मचारी है। तो अगर वेजिटेबल वेंडर मतलब सब्जी बेचने वाला, तो वो उसको रेगुलर वेतन तो मिलता नहीं है, लेकिन एक कैशियर अगर बैंक में है तो उसको रेगुलर मिलता है। ऑप्शन नंबर बी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। प्रच्छन्न बेरोजगारी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका,
द मेजोरिटी ऑफ डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयड इन इंडिया आर फाउंड इन एग्रीकल्चरल सेक्टर। भारत में अधिकांश प्रच्छन्न बेरोजगार कृषि क्षेत्र में पाए जाते हैं। शायद मैं पहले भी बताया था, तो ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है इसका। क्वेश्चन नंबर 71 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट प्राइमरी सेक्टर। प्राथमिक क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो माइनिंग हो गया, क्वेरिंग हो गया, जो डायरेक्ट हम लोग रॉ मटेरियल निकालते हैं, अर्थ जो प्रोवाइड करती है हमारी, चाहे सी प्रोवाइड करता है, तो उसको प्राइमरी सेक्टर में दिया जाता है। जैसे एग्रीकल्चर हो गया, और उसके साथ खादान हो गया, वो जो कोयला निकालते हैं, वो सब आपका प्राइमरी सेक्टर में आता है। बिजनेस कर रहे हैं, कॉमर्स कर रहे हैं, तो ये सब आपके सेकेंडरी में आता है। वहीं पर अगर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो टेरिटरी में आता है, तृतीय क्षेत्र में आता है। क्वेश्चन नंबर 72 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट अनएम्प्लॉयड इन रूरल इंडिया। ग्रामीण भारत में बेरोजगारी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो जो बेरोजगारी है मेनली ऐसी है कि रूरल एरिया में वो डिसगाइज्ड है, मतलब प्रच्छन्न बेरोजगारी है, विलुप्त बेरोजगारी है। क्वेश्चन नंबर 73 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट अनएम्प्लॉयमेंट इन अर्बन एरिया। अगर अर्बन एरिया की बात करें, यानी कि शहरी क्षेत्रों की बात करें, तो भारत में बेरोजगारी किस प्रकार की है, तो वो ओपन अनएम्प्लॉयमेंट है। वहाँ पर क्या है कि जैसे शहर में पढ़े लिखे लोग हैं लेकिन उनको रोजगार नहीं मिल पा रहा है, तो वो ओपन अनएम्प्लॉयमेंट है। वहीं पर विलुप्त बेरोजगारी आपकी रूरल एरिया में है। क्वेश्चन नंबर 74 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। भारत में बेरोजगारी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो ये है आपका, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। संरचनात्मक बेरोजगारी भारत में सबसे आम बेरोजगारी है। क्वेश्चन नंबर 75 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसीज कैन प्रोवाइड द डेटा ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। कौन सी एजेंसी बेरोजगारी से संबंधित आंकड़े उपलब्ध कराती है। तो वो है आपका नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, NSSO, फुल फॉर्म भी पूछ सकता है उसका। क्वेश्चन नंबर 76 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट अनएम्प्लॉयमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बेरोजगारी के बारे में सही है। तो ये है आपका, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट अकर्स व्हेन देयर आर मोर पीपल वर्किंग इन अ जॉब देन एक्चुअली रिक्वायर्ड। प्रच्छन्न बेरोजगारी तब होती है जब नौकरी में काम करने वाले लोग की संख्या वास्तव में आवश्यकता से अधिक होती है। यहाँ से कुछ फॉर्मूले आपके हैं जो पूछ सकता है आपका क्वेश्चन में। तो GNP एट मार्केट प्राइस क्या होगा आपका। तो जब GDP एट मार्केट प्राइस में से डेप्रिसिएशन को माइनस कर दिया जाएगा, तो आपका आ जाएगा GNP एट मार्केट प्राइस, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, GDP एट मार्केट प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन। क्वेश्चन नंबर 78, NDP एट मार्केट प्राइस। तो NDP एट मार्केट प्राइस का फॉर्मूला क्या होगा, उसी का रिवर्स है ये, GDP एट मार्केट प्राइस, उसमें से डेप्रिसिएशन यानी कि ह्रास को घटा दिया जाए। 79 है क्वेश्चन नंबर, NDP एट फैक्टर कॉस्ट। तो NDP एट फैक्टर कॉस्ट मतलब क्या है कि GDP एट फैक्टर कॉस्ट होगा, उसमें से डेप्रिसिएशन को माइनस कर दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 80 है आपका, वाई आर द इंटरमीडिएट गुड्स आर नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम वाइल मेजरिंग नेशनल इनकम। जब राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है तो उसमें से जो इंटरमीडिएट गुड है उनको निकाल दिया जाता है। इसलिए निकाल दिया जाता है ताकि डबल अकाउंटिंग को न किया जाए, दोहरी लेखा ना हो जाए उसका। क्वेश्चन नंबर 81 है आपका, हु हैड मेड द फर्स्ट अटेम्प्ट एट नेशनल इनकम अकाउंटिंग। तो वो किए थे आपके ग्रेगरी किंग, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 82 है आपका, कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम एट मार्केट प्राइस इज नोन एज। जब मार्केट प्राइस पर नेशनल इनकम को कैलकुलेट किया जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं मनी इनकम। क्वेश्चन नंबर 83 है आपका, अकाउंटिंग ऑफ नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस। जब कांस्टेंट प्राइस पर नेशनल इनकम को निकाला जाता है तो उसको कहते हैं रियल इनकम। क्वेश्चन नंबर 84 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम GNP मेजरमेंट। जब GNP निकाला जाता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, तो कौन कौन से आइटम को बाहर निकाल दिया जाता है, यानी कि माइनस कर दिया जाता है। तो जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है, कोई ट्रांसफ़र हुआ है और उसके साथ साथ इलीगल एक्टिविटीज़ हुई हैं, तो ऑल ऑफ द अबव इन सब को निकाल दिया जाता है। आज के वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 85, विच वन इज इंक्लूडेड इन 3 सेक्टर मॉडल। 3 सेक्टर मॉडल में क्या क्या इंक्लूड है, तो फैमिली, फर्म और गवर्नमेंट, ऑल ऑफ द अबव होगा इसका आंसर।
आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए हों। किसी क्वेश्चन में डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा, और अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपको वीडियोस पसंद आते हैं तो उसको लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।